नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देखा, आधुनिक भारत के इतिहास की कड़ी में हम चल रहे हैं, जहां हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं थीं, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये इजारेदारी, ये सारी व्यवस्थाओं को अपन ने कंप्लीट किया था। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं आज धन के बहिर्गमन सिद्धांत की, और इसमें जो आगे चलकर सुधार हुए हैं, सामाजिक सुधार, ठीक है, और इसके बाद तुम्हारे और भी आंदोलन चले हैं, तो उन सारे आंदोलनों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? वे समस्त भुगतान जिनका एक हिस्सा इंग्लैंड जा रहा है और भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा था, हमने 3 फेज देखे थे: वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। किस तरीके से ब्रिटिशों ने अपने भारत से लूटपाट मचाई और यहाँ पर एकाधिकार स्थापित किए, और भारतीयों की परिस्थितियों से जन्मी इस व्यवस्था को कैसे कैसे दुरुपयोग किया गया। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं धन के बहिर्गमन सिद्धांत में। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसमस्त भुगतान जिसका एक हिस्सा इंग्लैंड जा रहा है, भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन दादा भाई नौरोजी की, जिनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और ये एक कपास व्यापारी थे, शिक्षाविद थे, और साथ ही अपन बात करते हैं, इनकी 2 पुस्तकें थीं। एक थी द पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन का जिक्र किया है। साथ ही इनकी एक अन्य पुस्तक है द पॉइंट एंड मीन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं पूर्व गवर्नर, जो कि बिमल जाल हैं। यह सागर से मनोनीत होकर आए थे, और इन्होंने ऑनलाइन द कॉमर्स ऑफ इंडिया पुस्तक में धन के बहिर्गमन के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। साथ ही रमेश दत्त, RC दत्त, इन्होंने भारत के इतिहास पर पहली बार इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, और इसमें इन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डाला। बी औद्योगिकरण क्या कहते हैं? तो बी औद्योगिकरण से आशय है कि जब भारत में हस्तशिल्प उद्योग चल रहे थे, और भारत में ये बाद में उद्योग धंधे नष्ट होते हैं 2 प्रमुख युद्धों के बाद। एक प्लासी का युद्ध, जो कि तुम्हारा 23 जून 1757 में हुआ था, और एक बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। इन उद्योगों के साथ साथ हमारे उद्योग धंधे कैसे नष्ट हुए, कैसे इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुएं भारत में खरीदी गईं, और धीरे धीरे कृषि पर दबाव पड़ा, ये सारी की सारी चीज़ें अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये था बी औद्योगिकरण, मतलब अंग्रेजों के आगमन के कारण 2 युद्धों के फलस्वरूप भारत में भी औद्योगिकरण हुआ और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। 1813 में चार्टर एक्ट आया और मुक्त व्यापार करने की इनको घोषणा मिली। और साथ ही अपन बात करें भारत का और पाकिस्तान का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका चाय का व्यापार चल रहा था। किससे? चाय, चीन का व्यापार, भारत और चीन से इनका चल रहा था, चाय और व्यापार इनका, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रेलवे का विकास भी इस युग में अपन ने देखा था, ठीक है। और रेलवे के विकास में अगर अपन बात करें, सबसे ज़्यादा विकास लॉर्ड कर्जन के समय 1903 में हुआ था। तो रेलवे का विकास इन्होंने अपने लिए किया था, ना कि भारतीयों के लिए, क्योंकि ये कच्चा माल बंदरगाह पर ले जाते थे और बाद में इस माल का निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो ये रेलवे का विकास भारतीयों के हित में नहीं था। अब हम चलते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की तरफ। तो यहाँ पर कई प्रकार के सामाजिक सुधार भी किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ब्रह्म समाज की बात आती है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और तुम्हारा पत्रकारिता का इनको जनक कहा जाता है। साथ ही नव प्रभात का तारा और भारतीय सुधार आंदोलनों का इनको प्रवर्तक भी कहा जाता है। इस समय समाज में व्याप्त बुराइयां चल रही थीं, और इन व्याप्त बुराइयों से इन्होंने सीख ली। इस समय अगर देखा जाए तो जाति प्रथा, नर बलि प्रथा, शिशु बलि प्रथा, कई प्रथाएं प्रचलन में थीं, लेकिन राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसके बाद अपन देखते हैं राजा राम मोहन राय ने 1815 में आपका क्या किया था, इन्होंने 1815 में 1817 में डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और 1815 में इन्होंने अपन देखते हैं संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था बांग्ला भाषा में। वहीं अपन बात करें 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था, तो 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा एक निबंध लिखा गया मिराल उल अखबार, ठीक है, जो प्रकाशित किया गया तुम्हारा पत्रिका में
अंग्रेजी एक फारसी भाषा में अखबार था, ठीक है। 1822 में इन्होंने तुम्हारा क्या किया और 1823 में क्या किया। तो 1823 में अगर अपन बात करें तो 1823 में इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसे यूनिटेरियन कमेटी बोलते हैं, और इस कमेटी से 3 सदस्य जुड़े हुए थे। कौन कौन? एक थे द्वारकानाथ टैगोर, और दूसरे थे आपके विलियम एडम, और तीसरे थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। ये 3 सदस्य इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। 1825 में इन्होंने क्या कहा था? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और 1826 में इन्होंने जूरी विधेयक का विरोध कर दिया। जूरी विधेयक क्या होता है? तो एक प्रकार की 6 लोगों की परिषद होती है जिसमें न्यायाधीश की तरह फैसला सुनाया जाता है। जैसे आपने रुस्तम मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसमें तुम्हारा वह नेवी ऑफिसर बनता है और उसकी पत्नी का चक्कर किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है। बाद में जब कहानी बनती है तो आगे क्या होता है, अक्षय कुमार उसको मार देता है। बाद में जूरी विधेयक के पास केस जाता है, वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो यही जूरी विधेयक था जिसका विरोध इन्होंने 1826 में किया था। अब इनको राजा जी की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा जी की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा था, मध्यकालीन इतिहास में भी, कि अकबर द्वितीय की पेंशन संबंधी मामलों के लिए समुद्र पार करके जाने वाले पहले ब्राह्मण राजा राम मोहन राय ही थे। और इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर 1833 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये थे तुम्हारे राजा राम मोहन राय। तो इसकी स्थापना तुम्हारी कब हुई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तुम्हारी राजा राम मोहन राय ने की थी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपना रिवीजन करना है और नोट्स बनाते चलना है। इसके बाद फिर अपन देखते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद एक अन्य सदस्य आते हैं और उनका नाम है तुम्हारा देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, कहीं कहीं जगह ठाकुर भी लिखा हुआ मिलता है। इन्होंने ब्रह्म समाज का पदभार संभाला और ब्रह्म समाज का नाम तुम्हारा देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया? इसका नाम इन्होंने कर दिया आदि ब्रह्म समाज। क्या कर दिया इन्होंने? आदि ब्रह्म समाज इन्होंने नाम कर दिया। किसने कर दिया? तुम्हारा देवेंद्रनाथ टैगोर ने कर दिया। किसने कर दिया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नाम आदि ब्रह्म समाज कर दिया। वहीं अपन बात करें, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज से एक व्यक्ति बाद में और जुड़ते हैं जिनका नाम रहता है केशव चंद्र सेन। क्या नाम रहता है दूसरे व्यक्ति का? केशव चंद्र सेन इनका नाम रहता है। और केशव चंद्र सेन की अगर अपन बात करें, इनका जन्म तुम्हारा 1838 में बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म होता है। अब कई जगह इसकी डेट 1857 में मिलती है, तो जो आपको मिल जाए वो टिक कराना। वैसे अगर सही बात करें तो इनके जन्म की डेट 1838 है। 1838 में ये मतलब जन्म हुआ। और इसके बाद अपन देखते हैं इन्होंने अपनी अलग समाज बनाई, जिस समाज को अगर अपन बात करें, इनकी समाज का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। क्या नाम था इनका? भारतीय ब्रह्म समाज। अब इन्होंने अपनी समाज अलग बनाने का इनका कारण क्या था? तो इनका देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद हो जाता है, और जिसके बाद ये अपनी अलग समाज बनाते हैं जिसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। कब बनाते हैं ये? 1866 में ये बनाते हैं। 1867 में अगर अपन बात करें तो 1867 में ये टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना करते हैं। और वहीं बात करें 1868 में करते हैं। किस में करते हैं? 1867 में बात करें तो 1867 में ये वेद समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? वेद समाज की स्थापना करते हैं। 1870 की अगर अपन बात करें तो 1870 में इनके द्वारा इंडियन रिफॉर्म एंड न्यू एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? इंडियन एंड रिफॉर्म न्यू एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। न्यू एसोसिएशन की स्थापना तुम्हारी की जाती है। 1872 में केशव चंद्र सेन एक तुम्हारा ब्रह्म विवाह अधिनियम लेकर आते हैं। कौन सा नियम लेकर आते हैं? अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम ये लेकर आते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम में तुम्हारा क्या था? इन्होंने विवाह की आयु लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु को 18 वर्ष कर दिया। लेकिन बाद में खुद ही इन्होंने इसका उल्लंघन किया और अपनी बेटी का विवाह 1878 में कुछ बिहार के राजा थे, उनका नाम ही था कुछ, ठीक है,
बिहार के राजा थे, उसके साथ अपनी बेटी का संबंध इन्होंने कर दिया पैसों के लालच में कि बेटी सुखी रहेगी। लेकिन बाद में इनके जो अनुयायी थे, जो इनसे जुड़े हुए थे, वो उन्होंने इनका विरोध किया, इनसे अलग हो गए और बाद में ये तुम्हारी भारतीय ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज कहलाई। क्या कहलाई? तुम्हारी साधारण ब्रह्म समाज तुम्हारी ये कहलाई। ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा अगला प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की अगर अपन बात करें, इसकी स्थापना 1867 में की जाती है। कब की जाती है? 1867 में। किसकी सहायता से की गई? तो केशव चंद्र सेन की सहायता से इसकी स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक की अगर अपन बात करें, इसके संस्थापक हैं आपके डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। कौन से संस्थापक हैं? डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग इसके संस्थापक हैं। इस प्रार्थना समाज को सर्वाधिक उपलब्धि दिलाने का काम महादेव गोविंद रानडे द्वारा किया गया। महादेव गोविंद रानडे ने 1867 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। वहीं अपन बात करें अन्य सदस्यों में कौन कौन जुड़ा था, एक तो महादेव गोविंद रानडे हो गए, दूसरा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, आरजी भंडारकर भी इससे जुड़े हुए थे। वहीं अपन बात कर लेते हैं जो तुम्हारे इससे सर्वाधिक उपलब्धि किसने दिलाई? महादेव गोविंद रानडे को। किसने दिलाई? महादेव गोविंद रानडे। तो महादेव गोविंद रानडे काफ़ी पॉपुलर हैं और इनकी अगर अपन बात करें, इनको तुम्हारा महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। इनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है तुम्हारा गोपाल कृष्ण गोखले। शिष्य इनके कौन है? तुम्हारे गोपाल कृष्ण गोखले इनके शिष्य हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर अपन बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने तुम्हारा 1905 में, कब? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भारत का सुकरात कहा जाता है। अब आपके मन में डाउट होगा, ये सुकरात सुकरात शब्द आप बार बार बोल रहे हैं गुरुजी, तो ये सुकरात शब्द है क्या? तो सुकरात की अपन बात करें तो प्राचीन यूनान ग्रीस में एक व्यक्ति था जिनका नाम था सोक्रेटिस, और इनका ही हिंदी और संस्कृत उच्चारण सुकरात कहलाया। तो इनका एक कथन था सोक्रेटिस का, अज्ञानता ही सबसे बड़ा पाप है। तो ये था आपका प्रार्थना समाज। अब हम बात कर लेते हैं दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की। तो दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में होती है और इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक होते हैं। कौन होते हैं? बाल गंगाधर तिलक इसके आपके संस्थापक होते हैं। और इससे अन्य सदस्यों में बात करें, 3 अन्य सदस्य जुड़े थे। कौन कौन से जुड़े थे? जैसे हम बात करें, महादेव हैं, विष्णु हैं और गोपाल हैं। भाई तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश या अपन कह लें, या महादेव विष्णु गोपाल कह लें, है तो एक ही ईश्वर अपनी नज़र में। तो महादेव से आपके कौन हो जाएंगे? महादेव भल्लाल जोशी हो जाएंगे। वहीं अपन बात करें तुम्हारा दूसरा विष्णु से कौन हो जाएंगे? विष्णु चिपड़ालकर हो जाएंगे। और तीसरे गोपाल से बात करें तो गोपाल से हो जाएंगे गोपाल गणेश आगरकर। तो ये 3 सदस्य दक्खन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इनका अगला कार्य देखते हैं अपन, क्या है तुम्हारा धार्मिक सुधार में आर्य समाज। आर्य समाज की अगर अपन स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना आपकी 1875 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। इसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर अगर अपन बात करें, मुख्यालय तुम्हारा कहाँ था? बम्बई था। लेकिन बाद में 1877 में मुख्यालय आपका लाहौर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? लाहौर स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहीं अपन दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इनके गुरु की अगर अपन बात करें, इनके 2 गुरु थे। एक थे आपके स्वामी सहजानंद। कौन थे तुम्हारे? स्वामी सहजानंद। और दूसरे गुरु की बात करें तो दूसरे आपके गुरु थे कौन से? एक थे तुम्हारे सहजानंद और एक गुरु आपके और थे बिरजानंद करके, ये ऐसे कोई गुरु हैं। इनका नाम अगर मेरे को अभी ध्यान आता है तो आपको बता दीजिए। बिरजानंद नहीं है शायद मेरे के ध्यान से, बिरजानंद। इनके 2 आपके गुरु थे, सहजानंद और बिरजानंद 2 गुरु थे। वहीं अगर अपन बात करें तुम्हारा आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी कि इन्होंने वेदों को क्या बताया? वेद सारस्वत हैं, अमोघ हैं, परिवर्तनशील हैं और देवी शक्ति से युक्त हैं। इन्होंने
वेद को भारत का आधार स्तंभ बताया। साथ ही अगर अपन बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। कई बार देखा गया है उस समय में जो दूसरे समाज में शादी कर लेते थे व्यक्ति, उनकी घर वापसी कराना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इन्होंने गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया। साथ ही इन्होंने स्वराज शब्द पहली बार दिया। कई बार एग्जाम में आता है कि स्वराज शब्द किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द पहली बार इन्होंने दिया था। इन्होंने अगर अपन बात करें, इनका एक कथन था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा होता है। और इन्होंने ये कथन क्यों दिया था कि एक बार की बात है, जब तुम्हारे स्वामी विवेकानंद विदेश जाते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में, जब ये वापस लौट कर आते हैं तो इनको अपने देश की याद आती है। तो जब फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से जब ये नीचे उतरते हैं तो मिट्टी में लौटने लगते हैं और रोते हैं, कहते हैं मुझे ये मिट्टी नहीं मिली थी और इस वजह से इनकी आंखों में आंसू आते हैं। तभी ये कहते हैं कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। तो यहाँ पर इनके दो सहयोगी रहते हैं, दयानंद सरस्वती के दो सहयोगी कौन कौन से रहते हैं, एक हैं तुम्हारे कौन से, एक हैं तुम्हारे लाला हंसराज, ठीक है, एक हैं आपके लाला हंसराज और एक हैं आपके श्रद्धानंद स्वामी। कौन है? श्रद्धानंद स्वामी। ये तुम्हारे इनके दो सहयोगी थे। श्रद्धानंद स्वामी की सहायता से ये हरिद्वार में क्या करते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। वहीं अपन बात करें लाला हंसराज, तो इनकी सहायता से ये तुम्हारा लाहौर में क्या स्थापना करते हैं, लाहौर में ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की ये स्थापना करते हैं। तो ये था आपका आर्य समाज, और जो 1875 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो फैक्ट थे वो हमने कवर किए। अगले चलते हैं हम रामकृष्ण मिशन। तो इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। स्वामी विवेकानंद की अगर अपन बात करें, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। क्या नाम था इनका? नरेंद्र नाथ दत्ता इनका मूल नाम था, ठीक है। और इनके गुरु की अगर अपन बात करें, गुरु इनके थे तुम्हारे गजोधर चट्टोपाध्याय। क्या थे? गजोधर चट्टोपाध्याय इनके गुरु थे। अब वहीं पर बात कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद पहले क्या स्वामी थे? नहीं, पहले ये खाली नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम से जाने जाते थे। इनको स्वामी की उपाधि कैसे मिली? तो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में ये जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, ये खड़े रहते हैं, बाद में इनको बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब वेद नीचे रखे रहते हैं और ऊपर अन्य विदेशी पुस्तकें रखी रहती हैं, बाइबल वगैरह, तो अंग्रेज इनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि देखिए आपका वेद सबसे नीचे दबा हुआ है। तब ये मुस्कुराकर कहते हैं तुम सभी लोग क्या जानो, वेद हमारा आधार है और इन्हीं के आधार पर आपकी सारी पुस्तकें और ग्रंथ बाइबल वगैरह टिके हुए हैं। यदि मैंने इनको नीचे से खींच लिया तो आपकी पुस्तकें ऑटोमेटिक गिर जाएंगी। जब इनको बोलने का मौका दिया जाता है तो अपने भाषण में कहते हैं कि बाहर से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी लोगों ने इंग्लिश में भाषण दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन जब इनका ये भाषण भाइयों और बहनों वाला शब्द था तो तालियों के साथ पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इनकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि महाराज रहते हैं खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह, जिनके द्वारा इनको स्वामी की उपाधि दी जाती है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें इनकी कौन कौन सी हैं? राजयोग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है और वेदांत फिलॉसफी है। वहीं इनकी दो पत्रिकाएं हैं और उन पत्रिकाओं की अगर अपन बात करें तो एक है आपकी प्रबुद्ध भारत और एक है आपकी उद्बोधन, ठीक है। दो इनकी पत्रिकाएं हैं, एक बांग्ला भाषा में और एक अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। ये हो गया आपका रामकृष्ण मिशन। अगली अपन बात कर लेते हैं तुम्हारी यंग बंग आंदोलन की। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1826 या 28 के आसपास होती है। आप देख लेना, वैसे 1828 ही है। और इसकी स्थापना तुम्हारी कौन करता है? तो हेनरी लुइस, क्या नाम है इनका? हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, ये एक व्यक्ति हैं जो इनकी स्थापना करते हैं, हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो। और ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी उससे प्रभावित थे। इन्होंने जमींदारों का विरोध किया, रैयतों की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाए। साथ ही अगर अपन बात कर लें, ये भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए भी इन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अगला चलते हैं अपन थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो इसकी स्थापना 1882 में कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। कहाँ होती है? 1882 में न्यूयॉर्क में होती है। इसके संस्थापक की अगर अपन बात करें
तो इसके संस्थापक थे कौन से? हेलेना हेलेना ब्लावात्स्की, हेलेना ब्लावात्स्की। और एक तुम्हारे व्यक्ति और थे जिनका नाम है कर्नल हेनरी स्टील ऑलकोट, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकोट इनके तुम्हारे संस्थापक थे। वहीं बात करें 1882 में ये मद्रास में अड़यार नदी के किनारे अपने सेंटर खोलते हैं और 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से एक महिला जुड़ती है जिसका नाम है एनी बेसेंट। ये महिला 1893 में भारत आती है। अब देखिए 1893 में क्या क्या हुआ था। एक तो आपका स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे। दूसरा 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला के केस के लिए अफ्रीका गए थे। अब यहाँ पर जब तुम्हारा 1893 में एनी बेसेंट का भारत आगमन होता है तो ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य करती हैं? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करती हैं। 1915 में अगर अपन बात करें तुम्हारे मदन मोहन मालवीय पूना में तुम्हारा मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा का आयोजन करते हैं। ठीक है, हिंदू महासभा का आयोजन किया जाता है। 1916 में मदन मोहन मालवीय जो इनके द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय बसाया गया था उसी का नाम चेंज करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। वहीं बात करते हैं 1916 में, सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा अखिल भारतीय होम लीग की स्थापना की जाती है, होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बना दी जाती हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो ये तुम्हारी सरोजिनी नायडू हैं। और इनका अधिवेशन कौन सा था? इनका अधिवेशन कानपुर था। ये आपको विशेष रूप से पॉइंट याद रखना है। अगला अपन चलते हैं आपका दलित सुधार आंदोलनों की तरफ। तो दलित सुधार आंदोलन में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सत्य शोधक समाज की। इसकी स्थापना आपकी 1873 में होती है। और कौन करता है? ज्योतिबा फुले करते हैं। कौन करते हैं? ज्योतिबा फुले इसकी स्थापना तुम्हारे करते हैं। ये पहला धार्मिक संगठन था, पहला ऐसा संगठन था जिसमें अस्पृश वर्ग के लोगों के लिए स्कूल खुलवाए गए। पूना में कन्या महाविद्यालय खुलवाया गया। इन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया। और इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी चर्चा में रहती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक है इनकी? गुलामगिरी। और इस गुलामगिरी पुस्तक में इन्होंने इन सभी बातों का उल्लेख किया है। अगला है आत्मसम्मान आंदोलन। तो इसकी स्थापना आपकी 1920 में ईवी रामास्वामी नायंकर के द्वारा की जाती है। ईवी रामास्वामी नायंकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ईवी रामास्वामी नायंकर के लिए स्थापना की जाती है। ये आंदोलन क्या था? तो ये ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती थी। इस समय तुम्हारा दलित वर्ग के लोगों का मंदिर में प्रवेश करने से इन लोगों ने मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप आत्मसम्मान आंदोलन आया। वहीं बात कर लेते हैं अपन वायकोम सत्याग्रह। तो ये तुम्हारा त्रावणकोर में हुआ था। त्रावणकोर की बात करें ये तुम्हारा केरल में पड़ता है। और इससे तुम्हारा इसकी स्थापना कब होती है? 1924 में होती है। इससे आपके 3 व्यक्ति जुड़े हुए थे। कौन कौन? एक थे आपके नारायण गुरु, और एक थे आपके एन कुमारन, और एक थे आपके टी.के. माधवन। ये 3 व्यक्ति आपके इससे जुड़े हुए थे। कौन कौन? नारायण गुरु, एन कुमारन और टी.के. माधवन। नारायण गुरु का कथन था कि एक मनुष्य के लिए एक ईश्वर जाति और एक ही धर्म होना चाहिए। तो ये थे आपके दलित सुधार आंदोलन। अगला चलते हैं अपन महिला सुधार आंदोलनों में। तो महिला सुधार आंदोलन में सबसे पहले अपन देखते हैं रकमाबाई मुकदमा। ये 1884 की बात है। रकमाबाई की बात करें तो ये ब्रिटिश महिला हैं, पहली डॉक्टर हैं। और इनका विवाह 11 वर्ष की आयु में दादाबाई भीकाजी के साथ किया जाता है। बाद में विवाह के पश्चात ये अपनी माता के साथ रहती हैं। दादाबाई भीकाजी इन पर केस कर देते हैं। महारानी विक्टोरिया के पास जब इनका केस जाता है तो एज ऑफ कंसेप्ट के माध्यम से यह विवाह रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि कम उम्र में इनका विवाह हुआ था। अगला अपन देख लेते हैं आर्य महिला सभा। तो आर्य महिला सभा की तुम्हारी संस्थापक कौन है? पंडित रमाबाई हैं। इसकी स्थापना कब होती है? आर्य महिला सभा की स्थापना आपकी 1882 में होती है। और 1889 में ये शारदा भवन खुलवाती हैं, जिसमें विधवा महिला और अनाथ बच्चों का सहारा होता है ये भवन। अगला बात कर लेते हैं अखिल भारतीय महिला संघ। तो इसकी तुम्हारी संस्थापक रहती हैं मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, अगला अपन बात कर लेते हैं भारतीय स्त्री महामंडल। तो इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें, इसकी स्थापना तुम्हारी 1910 में इलाहाबाद में होती है। ठीक है, इसकी संस्थापक कौन है? तो इसकी संस्थापक हैं सरला देवी चौधरानी। कौन है इसकी संस्थापक? सरला देवी चौधरानी
इसकी तुम्हारी संस्थापक रहती हैं। ठीक है, अगला अपन बात कर लेते हैं DK कर्वे। तो DK कर्वे का पूरा नाम था धोंडो केशव कर्वे। क्या नाम था? धोंडो केशव कर्वे इनका पूरा नाम था। ये महिला समाज सुधारक थे। इन्होंने पूना में विडो होम यानी कि विधवाओं के लिए एक आश्रम खुलवाया और 1916 में अगर अपन बात करें इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय इन्होंने खुलवा दिया था। ठीक है, अगली अपन चलते हैं कहाँ पर, तो अब अपन देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलनों में। ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलन में अपन बात करें तो सबसे पहले आपका आंदोलन आता है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन की अगर अपन बात करें, इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद इसके तुम्हारे प्रवर्तक थे। अब इनकी अपन बात करें तो इन्होंने क्या किया, इस्लामी समाज को आधुनिकीकरण करने के लिए और अंग्रेजी शिक्षा का विकास के लिए इन्होंने कई कदम उठाए। और साथ ही अगर अपन बात करें इन्होंने तुम्हारा 1865 में, कब तुम्हारा वो 1864 में, सॉरी 1864 की अगर अपन बात करें तो 1864 में इन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। और ठीक 11 साल बाद 1875 में इनके द्वारा तुम्हारा मोमडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की गई। ठीक इसके ही तुम्हारा 45 साल बाद अगर अपन बात करें 1920 में यही मोमडन एंग्लो ओरिएंटल आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल जाता है। और इसकी पहली महिला जो चांसलर बनती हैं उनका नाम था सुल्ताना जहां बेगम। ये कहाँ की थी? ये मध्य प्रदेश के भोपाल की निवासी थी। इनकी सर सैयद अहमद की तुम्हारी एक पत्रिका रहती है जिसका नाम रहता है तुम्हारा बहरीन उल अखलाक, ऐसे ही कुछ नाम रहता है, तहजीब उल अखलाक इसका इनकी पत्रिका का नाम रहता है। अगला अपन बात कर लेते हैं अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक तुम्हारे कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद इनके प्रवर्तक थे। और पंजाब में जिला गुरदासपुर से कादियान नामक स्थान से इस आंदोलन को चलाया गया, इसलिए इस आंदोलन को अहमदिया आंदोलन भी कहा जाता है। इनकी अगर अपन बात करें, इनकी एक पुस्तक है बहरीन ए अहमदिया। मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को कृष्ण का अवतार और पैगंबर का प्रतिनिधि बताते थे। अगली अपन बात कर लेते हैं बहावी आंदोलन की। तो बहावी आंदोलन से तुम्हारे सर सैयद अहमद ही जुड़े थे। ये रायबरेली के थे और ये हजरत मोहम्मद के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। शुरुआत में अगर अपन बात करें इन्होंने भारत में तुम्हारा बहावी आंदोलन की तुम्हारी किसने, सर सैयद अहमद जो थे भारत में इन्होंने इसको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। बाद में यह आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। अगला चलते हैं अपन देवबंद आंदोलन। तो देवबंद आंदोलन से आपके दो व्यक्ति जुड़े हुए थे। एक थे आपके मोहम्मद कासिम ननोतवी। कौन थे? मोहम्मद कासिम ननोतवी। नाम काफ़ी अटपटा है इसलिए लिख देता हूँ, मोहम्मद कासिम ननोतवी, मोहम्मद कासिम ननोतवी। ठीक है, दूसरे थे रशीद अहमद गंगोही। कौन थे? रशीद अहमद गंगोही। ये दो व्यक्ति तुम्हारे इससे देवबंद आंदोलन से तुम्हारे जुड़े हुए थे। और इनका तुम्हारा काम क्या था, अपन बात करें तो सहारनपुर में देवबंद नामक स्थान से इन्होंने 1866 में एक मदरसा खोला। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना रखना, कुरान और हदीस की शिक्षा देना। और साथ ही अगर अपन बात करें ये तुम्हारा मुस्लिम धर्म के ही प्रति मतलब ज़्यादा इनका झुकाव रहा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कासिम वगैरह ये सारे किसमें मिलते हैं, तो ये इसमें मिलते हैं। और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना भी, अंग्रेजी भाषा का विरोध करना भी इनका उद्देश्य था। अब चलते हैं अपन पारसी आंदोलन की तरफ। तो पारसी आंदोलन की अगर अपन बात करें तो पारसी आंदोलन आपका क्या था? तो पारसी आंदोलन ये इसमें एक प्रथा चलती है दाकमा प्रथा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा जमशेद टाटा जी जिनका निधन हुआ है, तो दाकमा प्रथा के अंतर्गत अंत्येष्टि संस्कार जिस तरीके से अपन करते हैं हिंदू समाज में, लोगों को यदि शादीशुदा नहीं होते हैं तो नदी में बहा देते हैं, और अगर शादीशुदा होते हैं तो उनको जला देते हैं। लेकिन यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार का कुछ सिस्टम ही अलग है। यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों पर ले जाकर शवों को खुला छोड़ देते हैं, जहाँ पर चील कौवे इनका मांस खा लेते हैं। इनका कहना है कि कम से कम मरने के बाद हमारी बॉडी काम में आ जाए। तो यहाँ पर पारसी आंदोलन की शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? मुंबई महाराष्ट्र से होती है। इससे तीन व्यक्ति जुड़े हुए रहते हैं, दादा भाई नौरोजी फरदौन जी और तुम्हारे एस बंगाली। ये तीनों 1851 में रहनु बाई मजदा हसन सभा में मिलते हैं। वहीं अपन बात करें दादा भाई नौरोजी की एक अन्य पत्रिका है राफ्त गोफ्तार। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं इन्होंने तुम्हारा क्या कार्य किए। महिलाओं के लिए शिक्षा,
बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसे कई आंदोलनों पर इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने अपने कदम उठाए हैं। अब चलते हैं अपन सिख आंदोलन की तरफ। तो सिख आंदोलन में दो आंदोलन है, एक है आपका निरंकारी आंदोलन और एक है आपका अकाली आंदोलन। निरंकारी आंदोलन से बाबा दयाल और बाबा राम सिंह जुड़े हुए थे और 1870 में अगर अपन बात करें या 72 में, तो यहाँ पर क्या हुआ था, अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई। वहीं अपन अकाली आंदोलन की बात करें तो अकाली क्या था, जैसे कि आपने देखा था कि गोविंदवाल में 22 गद्दियों की स्थापना किसने की थी, गुरु हरराय ने की थी और इनके बेटी कौन थी, बीबी भानी थी। तो यहाँ पर क्या होता है, इन गद्दियों पर जो महंत बैठे थे वह गुरुद्वारे की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, तो दुरुपयोग ना हो इसके लिए है आंदोलन चलाया गया और 1922 में गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। तो ये थे आपके धार्मिक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, दलित सुधार आंदोलन, महिला सुधार आंदोलन, मुस्लिम आंदोलन, पारसी सिख आंदोलन और धन का बहिर्गमन सिद्धांत, जिसको मैंने आपको लेक्चर के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कराया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।